हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है चेंजिंग कल्चर एंड ट्रेडिशन। और हम करने वाले हैं जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ना, जो भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, वो उसी पीडीएफ के अंदर से देखने के लिए मिलेगा आपको। ओके। इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आपको बता दूं, बेसिकली मैं क्लास 11 की हिस्ट्री के हर एक चैप्टर की पीडीएफ बना चुका हूं। और इसका लिंक जो है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर भी कर चुका हूँ। ठीक है, आप ये टेलीग्राम चैनल है हमारा मेन पॉइंट स्टडी 11 आर्ट्स। ठीक है, ब्रैकेट में आप जब आओगे तो ऊपर की तरफ, यहाँ ये जो ऊपर की तरफ दिख रहा है ना, यहाँ पर ये इस पर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए आएगा, थोड़ा सा नीचे करोगे तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आएगा। यहाँ पर आपको सारी की सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। यहाँ पर एक पीडीएफ जो है ना नोमैडिक एम्पायर की, ये मेरे को थोड़ी सी लगानी है। बाकी सारे के सारे चैप्टर, चेंजिंग कल्चर एंड ट्रेडिशन की भी पीडीएफ, हमारा डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल हो गया, पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, आपको पता ही है। इसकी जो पीडीएफ है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, मैं दोनों की दोनों अपलोड कर चुका हूँ। और इसकी तो वीडियो भी बना चुका हूँ मैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में, क्योंकि मेरे को पता है चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और जहाँ तक बच्चे बच्चे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है इसमें। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर मैंने इंग्लिश में भी बनाया है, चेंजिंग कल्चर एंड ये रहा, पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन ये रहा। ठीक है, और बाकी सारे के सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ, और हिंदी में तो ज़्यादा करे हैं मैंने। ठीक है, चलो। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर अभी भी हमारा एग्जाम रहता है, तो इसी वजह से मैं वीडियो डाल रहा हूँ। बाकी आप मेरे को बता देना अगर किसी और पर्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत है तो। ठीक है, क्योंकि मैं अभी 12th वगैरह और 10th वगैरह के बोर्ड एग्जाम पे ध्यान देने वाला हूँ। बट अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो बताना। वैसे मैं आपको बता दूं, पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन करके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। ओके। और अगर किसी बच्चे को डाउट है कि सर यार आप तो ऐसे बोल रहे हो, क्या अब कंफर्म है आता है भी या नहीं आता, देखो बात ऐसी है। 2 दिन पहले बच्चों का एग्जाम हुआ था, 2-3 दिन पहले बच्चों का पोल साइंस और हिस्ट्री का एग्जाम हुआ था। और ये रही वो लाइव, भरत खोरवाल वाला मेरा चैनल है, लाइव जाकर देख लेना। एक एक क्वेश्चन मैच करवा रखा है, एक एक क्वेश्चन मैच करवा रखा है। ठीक है, अगर दिमाग में बिल्कुल भी डाउट हो कि सर आपने तो बोल दिया कि सर आएगा भी या नहीं आएगा। ठीक है, और ये पहली बार नहीं है, आप ध्यान से देखोगे मैंने 10 महीने पहले, है ना, ऐसे वीडियो बना रखी है पहले। इसका मतलब ये है कि मैं पहली बार नहीं दिखा रहा, मैं हमेशा क्लास चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, जब बच्चों का एग्जाम खत्म हो जाता है ना, उसी दिन उनसे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ मांगता हूँ और एक एक क्वेश्चन मैच करवाता हूँ। एक तरफ पीडीएफ और एक तरफ मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुले हुए होते हैं। तो इसलिए इनको छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, बहुत ज़्यादा पछताओगे आप। ठीक है, जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, पीडीएफ भेज देना कि क्वेश्चन मैच करवा दूंगा, या लाइव ही ले लेंगे अगर ज़्यादा बच्चों का एग्जाम हुआ तो। ठीक है, चलो जी। चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। पहले तो इस चैप्टर में बता देता हूँ इस चैप्टर में है क्या, ताकि आपको थोड़ी बहुत आसानी हो। बाकी ये हमारा भरत कोरवाल वाला चैनल ना, यहाँ पर मैंने चैप्टर के एमसीक्यू दे रखे हैं, तो इसको आप ज्वाइन वगैरह कर लेना। और क्लास 12th में तो ज़रूरत पड़ेगी, तो लाइव में यहीं आता हूँ। ओके। तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं बता दूं, इस चैप्टर के अंदर है ना हम यूरोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और यूरोप में भी मैं आपको बता दूं, पर्टिकुलरली 14th सेंचुरी से लेकर जो 17th सेंचुरी का टाइम पीरियड था ना, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इस टाइम पीरियड को है ना रेनेसांस कहा जाता है। रेनेसांस का है ना लिटरली जो मतलब होता है वो होता है रीबर्थ। रीबर्थ। तो माना जाता है कि इस टाइम पीरियड में ना हमारे यूरोप का रीबर्थ हुआ था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जिससे माना जाता है कि यूरोप में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए थे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए थे, न्यू बर्थ हुआ था, एक तरह से रीबर्थ हुआ था यूरोप का। बहुत सारी डिस्कवरी हुई थी नई नई, और इसीलिए इस टाइम पीरियड को जो है वो रेनेसांस टाइम पीरियड बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए थे। अब क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, कि व्हाट आर द मेजर चेंजेस एंड द स्पेशलिटीज दैट अकर इन द मिडिवल यूरोपियन सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द 14th to 17th सेंचुरी। 13 to 79, 13 to 69, 14 to 79, सेम ही आंसर लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ सकता है। डू यू थिंक दैट द रेनेसांस स्टेज न्यू एज। ठीक है, मतलब स्टेटेड द, इसमें ना पूरा का पूरा आपको लिटरेचर, आर्ट, रिलीजन और फ्यूड, मतलब बेसिकली आप ये क्वेश्चन पूछा है कि आप मानते हो जो रेनेसांस है उसने न्यू एज स्टार्ट कर दिया था। आप बोलोगे यस, क्योंकि बहुत सारी नए नए चेंज आए थे और वो सारे के सारे चेंजेस बताने हैं, जो कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये जो पहला क्वेश्चन है ना वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि एक्चुअली में अगर ये पहला क्वेश्चन आपने कर लिया ना, तो आपका 90% जो है ना, 90 क्या, 90 ज़्यादा हो गया, 60% आपका चैप्टर वैसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले तो रेनेसांस के मैंने बारे में आपको बता दिया। 14 से 17 सेंचुरी के टाइम पीरियड को रेनेसांस वगैरह कहा जाता है। इस टाइम पीरियड को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रेट इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक ग्रोथ हुई थी, है ना। और मिडिल एज ग्रुप भी, जो मिडिल एज वगैरह, एंड ऑफ मिडिल एज हो गया था, एंड द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एरा, यानी इसी टाइम में हमारा मॉडर्न एरा शुरू हुआ था। और इस टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था अभी हम और डिटेल में देखेंगे, बट आर्ट कल्चर में चेंज आया था, क्लासिकल लर्निंग में चेंज आया था,
लिटरेचर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी, इनोवेशन नए-नए आए थे, नए-नए आइडियाज़ वगैरह आए थे। और इस टाइम पीरियड में ही ह्यूमनिज़्म का राइज़ हुआ था। ह्यूमनिज़्म के बारे में बताता हूँ। ऐसे सब्जेक्ट को, ऐसे टॉपिक्स को लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया था जिनका ह्यूमन से लेना-देना है डायरेक्टली। जैसे मैथ्स हो गया, जैसे कि साइंस हो गया, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गया, ऐसे-ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिए थे। ओके? और इसी टाइम पीरियड में जो आर्टिस्ट होते थे ना और जो राइटर होते थे, उनको पेट्रोनाइज़ किया जाता था बाय द रिच एंड द एरिस्टोक्रेट, यानी जो अमीर लोग होते थे ना, आर्टिस्ट और राइटर को अपने पास रखते थे, उनको सैलरी वगैरह देते थे और उनसे अपना काम करवाते थे। तो इससे क्या पता चल रहा है, क्योंकि बेसिकली 14 टू 17 सेंचुरी के अंदर ही आर्ट, लिटरेचर और जो आर्टिस्ट वगैरह उनकी वैल्यू वगैरह बढ़ने लग गई थी। अब आते हैं जी मेजर मेजर चेंजेस पे। और ऑल्दो हाँ, एक और बात है कि इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, ग्रीक कल्चर और रोमन कल्चर, आपको पता है ग्रीक और रोमन कल्चर जो है बहुत पुराने थे यूरोपियन सिविलाइजेशन में, 14 सेंचुरी से भी पुराने थे। बट जैसे ही रोमन एम्पायर खत्म हुआ था ना, तो बहुत बड़ा ऐसा टाइम आया जब लोगों को रोमन एम्पायर के बारे में पता ही नहीं था। फिर 14 सेंचुरी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलने लगी जो रोमन एम्पायर के बारे में बताती थी। तो इससे आप कह सकते हो रीबर्थ हुआ किसका, रोमन एम्पायर का। तो इसलिए 14 से लेकर 17 सेंचुरी को के टाइम पीरियड को रेनेसांस टाइम पीरियड कहा जाता है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं मेन मेन चीज़ें कि इस टाइम पीरियड में हुआ क्या था। ठीक है, और जो मैं बता रहा हूँ ना, आपको अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि ये पहला लिखा प्रिंट रेवोल्यूशन, तो आपसे पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन द प्रिंट रेवोल्यूशन इन द टाइम पीरियड ऑफ रेनेसांस, या व्हाई वी कॉल्ड प्रिंट रेवोल्यूशन एज द पार्ट ऑफ रेनेसांस। ठीक है जी, चलो। अब सबसे पहले तो हम जो हमारा 14 से 17 सेंचुरी का टाइम पीरियड है उसको रेनेसांस बोलते हैं प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि इस टाइम पीरियड में सबसे बड़ा चेंज आया था, प्रिंट रेवोल्यूशन आया था। पहले आपको पता है हाथों से बुक लिखी जाती थी। उसके बाद है ना, एक जोहान गुटनबर्ग है हमारा, उसने क्या किया था अपनी वर्कशॉप में, बेसिकली 150 कॉपियाँ छापी थी किसकी, बाइबल की। और वो भी मशीन से छापी थी, मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस जो थी उससे छापी थी उसने। और एक तरह से बहुत ज़्यादा बूम आ गया था, क्योंकि इससे क्या हुआ था, रिलीजन की, फिलॉसफी की, थियोलॉजी की, या आइडियोलॉजी स्प्रेड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। ग्रीक लिटरेचर हो गया, मेडिसिन हो गया, है ना, रोमन कल्चर, क्लासिकल कल्चर, ये सारी की सारी चीज़ें फैलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी इस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो यानी हमारा जो प्रिंट रेवोल्यूशन है वो बहुत बड़ा चेंज लेकर आया था। उसने इन्फॉर्मेशन का फ्लो जो है ना वो इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। और आप देख सकते हो ये कब हुआ था, ये हुआ था इस टाइम पीरियड में। तो ये तो 14 से 17 सेंचुरी के बीच में ही आ रहा है ना। तो इसी वजह से इस टाइम पीरियड को हमारे रेनेसांस कहा जाता है। दूसरी बात है रिलीजन, रिलीजन में भी बहुत ज़्यादा चेंज आया था। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। इस 14 से 17 सेंचुरी के टाइम पीरियड को रेनेसांस इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड में रिलीजन को लेकर बहुत बड़ा चेंज आया था। पहले ना लोगों की बहुत ज़्यादा मिथ थी, जैसे क्या ना, जो अर्थ है वो घूमती नहीं है ना, बाकी सारे के सारे ग्रह अर्थ के चक्कर लगाते हैं। तो ये लोगों के है ना, बहुत क्या है ना, पूरा अर्थ जो है उसके बीचों बीच में यूरोप है, और यूरोप के बीचों बीच में मेडिटेरेनियन सी है, और उसके अंदर चर्च है। तो ये सारी की सारी चीज़ें है ना, जो मिथ थी लोगों की, ये भी धीरे धीरे टूटने लगी थी इसी टाइम पीरियड में, है ना। रिलीजन को लेकर भी लोगों का जो है लोगों की सोच में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा था, इसलिए इस टाइम पीरियड को रेनेसांस कहा। मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो ना आप, देखो क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पीरियड में 14 से लेकर 17 सेंचुरी में क्या क्या चेंज आए। पहली बात तो हमने देखा प्रिंट रेवोल्यूशन आया। दूसरी बात हमने देखा कि हमारे रिलीजन वगैरह के जो पहले तो जो मिथ माने जाते थे, अब लोग उस पर बिलीव नहीं करते थे, अब लोगों में वो चेंज आया। तीसरी बात है, इस टाइम पीरियड में प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन भी हुआ। अब ये प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन क्या है मैं बताता हूँ। एक यंग जर्मन मॉन्क था जिसका नाम था मार्टिन लूथर किंग। 1517 के अंदर है ना, इसने बोला, ये ना बेसिकली क्रिश्चियनिटी के खिलाफ नहीं था, ये खुद कैथोलिक था। बट ये कहता था कि जो कैथोलिक चर्च होते हैं ना, वो लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वो अपनी नीड पूरी करवा रहे हैं लोगों से, ये कह कर कर हम है ना आपके पूर्वजों की नीड पूरी करेंगे। मतलब है ना, वो जो कैथोलिक चर्च होते थे, रोमन कैथोलिक चर्च खासकर, वो क्या बोलते थे कि आप है ना प्रीस्ट को यानी पादरी को यानी हमको चीज़ें दो, और है ना जो चीज़ें आप हमको दोगे, डोनेट करोगे, वो है ना आपके पूर्वजों को जाएगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे करके वो गरीब लोगों से भी छीनते थे, गरीब लोगों को भी एक तरह से लूटते थे। तो इस चीज़ को लेकर ये ना बेसिकली मार्टिन लूथर किंग ने बोला कि ये गलत है। और इसने अपने एक बुक भी छाप दी थी, बाइबल का ही अलग पार्ट छाप दिया था जिसका नाम था न्यू टेस्टामेंट करके। ठीक है, न्यू टेस्टामेंट करके इसने बुक वगैरह छाप दी थी, और अपनी बाइबल वगैरह भी लिखना को निकालना शुरू कर दिया था, जिसको लेकर बहुत सारे लोग इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। और बट इसने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया था, और उन लोगों को कहा जाता था प्रोटेस्टेंट। आज जो क्रिश्चियनिटी है वो दो पार्ट में टूटी हुई है, एक तो प्रोटेस्टेंट और एक कैथलिक। ठीक है, तो वो हमारे मार्टिन लूथर किंग की वजह से हुआ था। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 14 से लेकर 17 सेंचुरी में यूरोप के अंदर। तो इसलिए 14 से लेकर 17 सेंचुरी इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है।
सेकंड नेक्स्ट है कि इस टाइम पीरियड में साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी हुए थे, बहुत सारी चीज़ें साइंस से रिलेटेड हुई थी। जैसे एक पर्सन था जिसका नाम था कॉपरनिकस। एग्जाम में ना अलग से भी क्वेश्चन आएगा, इसका मैंने क्वेश्चन भी दे रखा है नीचे की तरफ कि कॉपरनिकस रेवोल्यूशन क्या है। पहले तो मैं आपको बता दूं, कॉपरनिकस है ना एक साइंटिस्ट था, ध्यान से मेरी बात सुनना। इसने ना अपनी एक बुक छापी थी, पब्लिश नहीं करी थी, लिखी थी एक 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 आप कह सकते हो कि एक रिपोर्ट लिखी थी, है ना, जिसमें इसने लिखा था कि उस रिपोर्ट का नाम था दी रिवॉल्यूशनिबस। रिवॉल्यूशनिबस में उसने लिखा था कि जो हमारा अर्थ है ना, वो एक ही जगह पर है, और सन के सॉरी अर्थ जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, ये उसने बोला था। पर है ना उसने कभी ये छापी नहीं, क्यों? क्योंकि लोग, उसे लगता था कि यार ऐसे तो लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि पता है ना पहले पहले ये माना जाता था कि अर्थ जो है वो घूमती नहीं है, बाकी सारे के सारे ग्रह जो है वो चक्कर लगाते हैं अर्थ के, और ऐसे बोलते थे पादरी, प्रीस्ट बोलते थे। और इस चीज़ को लेकर लोग जो है वो इस पे गुस्सा ना हो जाए, इसके लिए उसने वो कभी रिपोर्ट छापी नहीं। उसके बाद है ना अपने मरने से पहले, बिल्कुल मरने के कुछ ही टाइम पहले, उसने ना अपनी ये रिपोर्ट अपने शिष्य डिसिपल को दे दी कि ये मेरे मरने के बाद छाप देना। और जब छापी तब सच में लोगों को विश्वास होने लगा कि हाँ ये बात सही बोल रहा है, क्योंकि उसने साइंटिफिक प्रूफ दिए थे उस रिपोर्ट के अंदर कि हाँ हमारी जो अर्थ है वो चारों ओर चक्कर लगाती है सन के। ये तो एक साइंटिफिक स्टडी हुई। इसी टाइम पीरियड में एक और स्टडी हुई जो करी थी वो कैप्लर ने और गैलीलियो ने। अब इन दोनों ने क्या चीज़ करी, पहले तो हमारे कैप्लर की बता देता हूँ, कैप्लर ने क्या बोला। कैप्लर ने प्लैनेट्स वगैरह के बारे में बताया, और ये बताया कि है ना हमारा जो अर्थ है वो सूरज के चारों ओर चक्कर तो लगाता है, बट सर्कल में नहीं लगाता, एलिप्स में लगाता है। इसका मतलब ऐसे लगाता है, ऐसे लगाता है चक्कर, ऐसे ऐसे, ऐसे चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये बात भी उसने बताई। तो ये भी एक साइंटिफिक स्टडी थी, इसी टाइम पीरियड में पता चला, क्योंकि पहले समझ आता था गोल गोल चक्कर लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ना गैलीलियो था, उसने बेसिकली बताया मोशन के बारे में। ये बात याद रखना, मोशन के बारे में बताया कि हर चीज़ में मोशन होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आप धक्का दोगे तो वो चीज़ मोशन में आ जाएगी। और दूसरा जो है वो हमारा एक आइजैक न्यूटन, इन्होंने भी ग्रेविटेशन के बारे में बताया था। मतलब इस टाइम पीरियड के अंदर ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी आए। नेक्स्ट है कि वुमेन्स राइट के बारे में भी बात होने लगी इस टाइम पीरियड में। पहली बात मैं आपको बता दूं कि 14 सेंचुरी से पहले में ना वुमेन्स की बहुत ही ज़्यादा दुर्गति थी, उनको कोई राइट्स नहीं थे, कोई उनको बोलने की आज़ादी नहीं थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ, 14 से लेकर 17 सेंचुरी के रेनेसांस के टाइम पीरियड में बहुत सारी फीमेल सामने आने लगी जिन्होंने वुमेन्स राइट के बारे में बात करना शुरू किया, जैसे कैसेंड्रा फिडेल। यहाँ नाम याद रखना, एक नंबर में क्वेश्चन भी आता है। ये ह्यूमनिस्ट थी। ह्यूमनिस्ट यानी ये वुमेन्स की पढ़ाई के बारे में और वुमेन्स की एडुकेशन के बारे में, वुमेन्स के राइट्स के बारे में बात करने वाली लेडी थी, और थी ईसाबेला दाइस थे। ये दोनों की दोनों जो लेडी थी कहीं ना कहीं बात करती थी कि ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट जो है वो वुमेन्स को पढ़ाने चाहिए, वुमेन्स को भी एडुकेशन का मौका देना चाहिए, और इकोनॉमिक पावर आप बिना वुमेन्स के लिए नहीं बन सकते। और उन्होंने बेसिकली वुमेन्स राइटिंग रिवील देयर कन्विक्शन एंड दे शुड हैव इकोनॉमिक पावर, प्रॉपर्टी, एडुकेशन एंड अचीव द आइडेंटिटी इन दी वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय द मैन। और इन्होंने कहीं ना कहीं ये बोलना शुरू कर दिया कि वुमेन्स को भी इक्वल राइट मिलने चाहिए एज मैन। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर आ गई। नीचे आ जाते हैं कि इस टाइम पीरियड, तो इसी वजह से वुमेन्स को राइट वगैरह भी दिए थे इस टाइम पीरियड में, इसलिए इसको रेनेसांस कहा जाता है। नेक्स्ट है, इस टाइम पीरियड में ही क्या हुआ था कि डिबेट और डिस्कशन का टाइम पीरियड शुरू हुआ था। बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट, बहुत सारे अलग अलग ऑथर, बहुत सारे अलग अलग पोएट, बहुत सारी अलग अलग फीमेल्स सामने आने लग गई थी, और उन्होंने डिबेट वगैरह करना शुरू किया था। चाहे वो पिकासो हो, चाहे वो डांटे हो, है ना, चाहे वो गाइटो हो, ये सारे के सारे जो है वो आर्टिस्ट हैं, इन सारे के सारे, लियोनार्डो दा विंची हो, ये सारे के सारे, मैं आपको बता दूं ये लियोनार्डो विंची और ऐसे ऐसे जो होते हैं ना लोग, इनको भी रेनेसांस मैन कहा जाता था। रेनेसांस मैन क्या, रेनेसांस तो समझ आ गया। रेनेसांस मैन बेसिकली उन लोगों को बोला जाता है जो हर फील्ड में अच्छे हो। तो लियोनार्डो दा विंची हर चीज़ में अच्छा था, एस्ट्रोनॉमी में भी अच्छा था, पेंटिंग में भी, आर्किटेक्ट में भी, स्कल्पचर में भी अच्छा था, इसलिए इसको रेनेसांस मैन भी बोला जाता था। तो बेसिकली इन लोगों की वजह से है ना डिबेट और डिस्कशन का एक दौर शुरू हो गया। 14 से 17 पहले डिबेट नहीं होती थी, पहले जो चर्च बोल देता था, पादरी बोल दिया जाता था, प्रीस्ट बोल देता था, वो मान लिया जाता था। बट अब क्या है, क्वेश्चन उठने लग गए थे। ठीक है जी, तो इसी इसलिए इस टाइम पीरियड को रेनेसांस बोला जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, सीधा 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये बात। और अगर अलग से भी क्वेश्चन बनता है तो आप समझ ही गए हो। अब है ना हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, हम जो जो पहले हमने जिस जिसमें पढ़ा है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, साइंटिफिक रेवोल्यूशन पे या कॉपरनिकस रेवोल्यूशन। अगर साइंटिफिक रेवोल्यूशन आए तो आपको कॉपरनिकस के बारे में भी लिखना है, केपलर के बारे में भी लिखना है, गैलीलियो के बारे में भी लिखना है, और आइजैक न्यूटन के बारे में भी लिखना है, जो मैं सारी की सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, है ना। और मैंने आपको बता ही दिया कॉपरनिकस के बारे में। ये बंदा जो था वो पैदा हुआ था 1473 से 1473 में पैदा हुआ था, मरा था 1543 के अंदर। बेसिकली एक खुद क्रिश्चियन था, इसीलिए इसने अपनी ये जो बुक थी, रिपोर्ट थी, कभी छापी नहीं। मरने के बाद, जो मरने से पहले उसने अपने एक डिसिपल को, जिसका नाम था जोचिम,
उसको दी कि भाई छाप दियो मेरे मरने के बाद। छापा तो लोगों को पता चला कि हाँ यार, ये सही बोल रहा था। ओके। फिर उसके बाद कैपलर आया, कैपलर ने बोला कि हम सर्कल में नहीं, एलिप्स के अंदर सूरज के चक्कर लगाते हैं। फिर गैलीलियो ने मोशन के बारे में बताया, और एंड में जाके हमारा जो न्यूटन था उसने ग्रेविटेशन के बारे में बताया। ओके, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। वट आर द वर्च्यू ऑफ इक्वल एंड नेसेसरी फॉर बोथ एंड मैन एज पर दी कैस्टिलोन। कैस्टिलोन पर्सन था बेसिकली, एज पर दी कैस्टिलोन वो बोलता था कि मेन एंड वुमेन में दो चीज़ें, हर चीज़ ये होनी चाहिए, मतलब बहुत सारी इक्वालिटी होनी चाहिए, और किन किन चीज़ में, और इक्वल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, दोबारा से पढ़ देता हूँ। वट वर्च्यू वर इक्वल, इक्वली नेसेसरी फॉर बोथ मेन एंड वुमेन एज पर दी कैस्टिग्लिनोन। मतलब ये जो बंदा है ये क्या क्या मानता था, क्यों जो है विमेंस और मेन को इक्वल मानना चाहिए। टू शन अफेक्शन, टू नेचुरली ग्रेसफुल, मतलब ग्रेसफुल दिखने का पूरा पूरा राइट है विमेंस और मैन इक्वल ही है दोनों के पास। शन अफेक्शन, बहुत ज़्यादा अफेक्शन रखने का मैन वुमेन दोनों को राइट है। टू बी नेचुरली वेल मैनर्ड, वेल मैनर्ड रहने का भी मैन एंड वुमेन दोनों को ही राइट है। पहले क्या होता था, मैन मतलब वुमेन्स को बहुत परेशान करते थे और वुमेन्स से सही से नहीं बोलते थे। तो ये बोलना है कि दोनों को ही वेल मैनर रहना इंपॉर्टेंट है। टू बी क्लेवर एंड प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, और क्लेवर ये रहने का भी पूरा पूरा वुमेन्स और मेन दोनों का राइट है। टू नीदर प्राउड एनविशियस और नॉट इवल टंग, मतलब वुमेन्स और मेन दोनों को ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब ये बोला गया है कि क्वेश्चन ये था कि हमारे मेन एंड वुमेन में क्या चीज़ें जो हैं वो नेसेसरी होनी ही चाहिए, इक्वली और नेसेसरी होनी चाहिए। तो शन अफेक्शन होना चाहिए बहुत ज़्यादा। दूसरा है नेचुरली ग्रेसफुल होने चाहिए, नेचुरली मैनर्ड होने चाहिए, वेल मैनर्ड होने चाहिए, क्लेवर होने चाहिए, प्रूडेंट होने चाहिए। और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, हर बात पे प्राउड नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होनी चाहिए इनमें, और वो ईवल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप ये बात आपको पता चल रही हो। ओके जी। अब आ जाते हैं, मैं पहले बीच बीच में से करा रहा हूँ आपको, फिर बाकी सारे क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि पहले इंपॉर्टेंट बता दूँ, क्योंकि मेरे को पता है बच्चों का टॉलरेंस लेवल कम है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मार्टिन लूथर किंग के बारे में। मैंने आपको बता ही दिया मार्टिन लूथर किंग। और जो मार्टिन लूथर किंग था ना, वो तो था ही था क्रिश्चियनिटी के उससे परेशान। उसके अलावा दो तीन और थे, जैसे थॉमस मोरे, है ना, और इरासमस। ये दोनों के दोनों लोग भी जो थे वो चर्च के बिहेवियर से ज़्यादा खुश नहीं थे। वो कहते थे चर्च है ना बहुत ग्रीडी है, पैसों को एक्सटॉर्ट करता है, लोगों से वसूलता है पैसे। तो इसी को लेकर फिर हमारे ओल्ड टेस्टामेंट लिखी थी हमारे मार्टिन लूथर किंग ने। उसने कहा था कि मैं रिलीजन में विश्वास करता हूँ, बट आपका तरीका जो है उसमें विश्वास नहीं करता। और इसके बाद बहुत सारे चेंजेस भी आए थे। आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन के चलते क्या क्या चेंज आए थे। सबसे पहले फ्रांस के अंदर क्या थे, बहुत सारे जो कैथोलिक चर्च वगैरह थे ना, उन्होंने प्रोटेस्टेंट को भी अलाउ किया कि वो वर्शिप करे। ठीक है, मतलब पहले क्या होता था, भेदभाव करते थे वो प्रोटेस्टेंट के साथ। फिर उनको समझ आया अगर भेदभाव करेंगे तो और दिक्कतें बढ़ेगी, और सोसाइटी में लोग जो है वो कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, आप हमारे भी चर्च में अलाउ हो। और इंग्लैंड के अंदर जो रूलर थे ना, उन्होंने पोप के साथ कनेक्शन ऐड कर दिया। मतलब पहले वो क्रिश्चियनिटी को, पोप क्या होता है, क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा लीडर होता है, उसके साथ उसने कनेक्शन ऐड कर दिए कि जी मैं किसी रिलीजन को एज अ प्रायोरिटी नहीं देता, मैं रियलिटी में बिलीव करता हूँ, ये दिखाने के लिए। नेक्स्ट है किंग और क्वीन जो थे, वो देन ऑनवर्ड टू द हेड ऑफ द चर्च। अब किंग और क्वीन को चर्च का हेड बना दिया, पहले पोप हुआ करते थे। ये दिखाने के लिए कि अब ज़्यादा रिलीजन को क्योंकि क्योंकि बातें जो रिलीजन ने बोली थी वो गलत साबित हो गई ना। इन्होंने बोला था प्रीस्ट ने कि जी अर्थ जो है वो चारों ओर चक्कर नहीं लगाती, वो एक जगह रहती है, सूरज चक्कर लगाता है, गलत साबित हो गई। तो एक तरह से चर्च का डोमिनेंस खत्म होने लग गया था। नेक्स्ट है जो कैथोलिक चर्च थे ना, वो अब है ना खुद खुद के अंदर रिफॉर्म वगैरह कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि उनको समझ आ चुका था अगर रिफॉर्म नहीं करा तो दिक्कत हो जाएगी। और स्पेन के अंदर और इटली के अंदर जो चर्चमैन थे ना, एम्फेसाइज द नीड ऑफ द सिंपल लाइफ एंड सर्विस टू द पुअर। अब है ना जो स्पेन और इटली के जो चर्च के लोग थे, हमारे पादरी वगैरह, प्रीस्ट वगैरह थे, अब उनको समझ आ गया यार कि हमें अच्छा बनना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि अब है ना आपको डोनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारा काम है कि जो चर्च के लोग हैं वो सिंपल लाइफ जिए, लोगों की, गरीब लोगों की हेल्प करे, है ना। और यही चीज़ उन्होंने बेसिकली करना शुरू कर दिया। और जो उनके फॉलोवर, उनको फॉलोवर को जूसिट कहा जाता था, जो जीसस के बारे में चीज़ें फैलाते थे ना, दूसरों को धर्म के प्रति बोलते थे कि हमारा धर्म एक्सेप्ट करो, उसको जेसुट कहते थे। तो उन्होंने जेसुट को भी यही बोला कि आप लोगों के, गरीब लोगों की हेल्प वगैरह करो। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा चेंज आया। इससे पहले चर्च का डोमिनेंस हुआ करता था, अब चर्च को समझ आ रहा था धीरे धीरे कि अगर हम अपना डोमिनेंस ही दिखाते चले गए तो लोग जो है वो क्रिश्चियनिटी छोड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलो जी। ऊपर वाले क्वेश्चन ये पूरा, आई होप ये क्लियर हो गया हो। अ, चलो जी, अब हम आ जाते हैं शुरू से, वो तो समझ आ गया आपको।
नेक्स्ट है कि 14 और 14 से 17 सेंचुरी के टाइम पीरियड में ना, या 14 से 15 सेंचुरी के टाइम पीरियड में हमें रोमन और ग्रीक कल्चर के बारे में भी आपको पता है वो रिवाइव हुआ था। यानी इसी टाइम पीरियड में हमें रोमन और ग्रीक कल्चर के बारे में पता चला था। अब क्या क्या पता चला था हमें रोमन और ग्रीक कल्चर के बारे में, है ना, वो देख लेते हैं। सबसे पहले अच्छा, ये वाला रोमन और ग्रीक कल्चर का रिवाइवल है ना, आप इस वाले ऊपर वाले पॉइंट में भी लिख सकते हो कि 14 से 17 सेंचुरी के बीच में रेनेसांस आया था, क्योंकि रोमन और ग्रीक कल्चर का क्या हुआ था, रीबर्थ हुआ था, रिवाइव हुआ था। अब क्या क्या चीज़ें हमें मिली थी रोमन और ग्रीक कल्चर की? पहला तो है रीडिस्कवरी ऑफ द एंशिएंट टेक्स्ट। जो रोमन और ग्रीक कल्चर के जो लोग थे, पुराने टाइम के लोग थे, उन्होंने जो बुक लिखी थी, उन्होंने जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखे थे, टेक्स्ट लिखे थे, वो हमें 14 से 15 सेंचुरी के बीच में यानी रेनेसांस के पीरियड में मिलने लगे थे, जिससे कहीं ना कहीं रीडिस्कवरी हुई थी, रिवाइवल हुआ था हमारे रोमन कल्चर का और ग्रीक कल्चर का। नेक्स्ट है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म क्या है? मतलब रोमन और ग्रीक कल्चर में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे ना, एस्ट्रोनॉमी वगैरह रोमन और ग्रीक कल्चर में पढ़ाए जाते थे, ठीक है? तो वो चीज़ें भी हमें अब मिलने लग गई थी, ठीक है? जिससे हमें पता चला था कि रोमन और ग्रीक कल्चर के भी लोग भी जो है वो ह्यूमनिज्म वाले सब्जेक्ट को पढ़ाते थे, एस्ट्रोनॉमी वगैरह, मैथ वगैरह, साइंस वगैरह, इन पे फोकस वगैरह किया करते थे। अब ये चीज़ जो है उसका रिवाइवल होने लग गया और दोबारा से लोग इस पर जाने लग गए, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना लग गए, इन चीज़ों के बारे में समझने लग गए। नेक्स्ट है कि क्लासिकल आर्ट एंड आर्किटेक्चर। रोमन टाइम में है ना, घर जो है वो अलग तरीके के होते थे, गुम्बद वगैरह होता था, बढ़िया घर बने हुए होते थे। तो उसके रोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद है ना, लोग बिल्कुल रोमन एम्पायर के आर्किटेक्चर वगैरह को भूल ही गए थे एकदम से, है ना। अब ये जो आर्किटेक्चर है वो दोबारा रिवाइव हुआ, जो 14 से 17 सेंचुरी के बीच में खुदाई वगैरह होना शुरू हो गई, और उसके बाद है ना लोगों को रोमन कल्चर के आर्किटेक्चर के बारे में पता चला, और उन्होंने अपने घर भी है ना न्यू ओल्ड सॉरी क्लासिकल, ओल्ड को क्लासिकल कह सकते हो आप, रोमन स्टाइल में बनवाना शुरू कर दिए। तो इससे भी आप कह सकते हो रोमन कल्चर का रिवाइवल हुआ इस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है क्लासिकल लिटरेचर एंड द फिलोसफी। जो फिलोसफी थी ना रोमन कल्चर के टाइम में और ग्रीक कल्चर के टाइम में, वो फिलोसफी अब दोबारा से 14 से 17 सेंचुरी के बीच में यूरोप के अंदर फैलने लग गई। तो इसलिए भी माना जाता है कि रोमन और ग्रीक कल्चर का रिवाइवल हुआ था इस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है कि 14 से 16 सेंचुरी में, यानी 16 सेंचुरी में या 14 या रेनेसांस टाइप पीरियड में विमेंस की कंडीशन कैसी थी, उसके बारे में आपको बताना है। और इसमें यह भी दे रखा है कि ऐसा क्यों माना जाता है कि विमेंस की जो कंडीशन थी वो ख़राब थी, मेन जो है वो डोमिनेट करते थे हमारे यूरोप के अंदर, तो वो बताना है। तो सबसे पहले तो वुमेन की कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उनको पॉलिटिकल राइट नहीं थे, जबकि मैन को थे। वो जो फैमिली होती थी वो डोमिनेटेड बाय हस्बैंड होती थी, यानी जो हस्बैंड बोलते थे उन्हीं को करना पड़ता था। मनी ऑब्टेन्ड बाय द डोरी, जो डोरी के पैसे होते थे, मतलब दहेज के जो पैसे होते थे, उनको फैमिली बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता था, वुमेन्स को नहीं मिलते थे। और अगर कोई बंदा और दूसरी बात है, वुमेन भी जो है वो बिजनेस वगैरह को रन नहीं कर सकती थी। ओके। नेक्स्ट है कि जो हस्बैंड वगैरह हुआ, जो फादर वगैरह हुआ करते थे ना, अगर वो मान लो अपनी डॉटर की शादी में डोरी ना दे पाए ना, तो अपनी बेटी को नन बनने के लिए चर्च में भेज देते थे कि जी आप चर्च आप नन बन जाओ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है आपकी शादी और डोरी के लिए पैसे देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि दे वर कीपर ऑफ द हाउस होल्ड विदाउट एनी पब्लिक रोल। उनका कोई पब्लिक रोल नहीं होता था, घर भर के काम ही करती थी विमेंस, ठीक है। चलो, द पोजीशन ऑफ द women इन द फैमिली ऑफ द मर्चेंट हाउ एवर वॉज सो डिफरेंट। बट जो वुमेन्स की कंडीशन थी ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, ठीक है। जो बिजनेसमैन थे, जो मर्चेंट की फैमिली की जो वुमेन्स थी, उनकी जो कंडीशन थी बढ़िया थी। कैसे बढ़िया थी? अगर पहली बात तो ये है कि फैमिली के जो मर्चेंट थे, जो फैमिलीज थी, मर्चेंट की फैमिली और बैंकर्स की फैमिली, तो जब जो मेल मेंबर होते थे वो घर से बाहर रहते थे काम के लिए, तो वेमेंस ही उनका पूरा का पूरा बिजनेस वगैरह देखती थी। और अगर मान लो मर्चेंट वगैरह की डेथ हो जाए जल्दी, तो जो विडो होती थी उनकी, वही पब्लिक रोल निभाती थी, ठीक है। एरिस्टोक्रेट फैमिली में, अमीर फैमिलियों में, वेमेंस को ही सारा का सारा बिजनेस वगैरह और सारा का सारा मेन मेन काम करना पड़ता था, जो पहले उसके मैन करते थे। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। चलो जी, नीचे आते हैं थोड़ा सा अब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अच्छा, सॉरी, विमेन इंटेलेक्चुअल, इसका मतलब जैसे मैंने आपको बताया, बट कुछ विमेंस ने क्या किया था, आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था कि हमको भी इक्वल राइट्स दो। जैसे कौन कौन थी? एक तो थी हमारी कैसेंड्रा फिडेल, दूसरी कौन थी हमारी? इसाबेला द इस्ते, है ना। ये तो महारानी थी हमारी, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। ओके, तो इन दोनों ने डिमांड करना शुरू कर दिया था। ओके जी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि जी हमारे इटालियन आर्किटेक्चर में और इस्लामिक आर्किटेक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस वगैरह बताना है। तो ये बता रखा है कि ह्यूज बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड अंडर बोथ दी। पहली बात तो दोनों के दोनों में ही ह्यूज आर्किटेक्चर बनाए जाते थे, चाहे इस्लामिक हो चाहे इटालियन हो। नेक्स्ट है
डेकोरेशन वाज प्रोमिनेंट इन बोथ, मतलब दोनों के बारे में एक तरह से कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है, बिल्कुल ऐसे नहीं कि डिफरेंस बताना है, दोनों में थोड़ा कंपेयर करना है, उनके बारे में बताना है। तो दोनों में ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग आर्किटेक्चर थे, दोनों में ही डेकोरेशन को इंपॉर्टेंस दी जाती थी। आर्क और पिलर वर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द इटालियन इस्लामिक आर्किटेक्चर। यानी जो आर्क हुआ करते थे ना, गुम्बद, है ना, जैसे ये मदरसा होता है तो उसमें ऐसे मदरसा कह रहा हूँ, चर्च होते हैं, मॉस्क होते हैं, चर्च नहीं सॉरी मॉस्क होते हैं ना, उसमें ऐसे गुम्बद होता है ऊपर की तरफ, है ना, टॉम कहते हैं इसको जिसको, है ना। तो वो दोनों में ही होते थे, पुराने इटालियन वाले में भी और हमारे इस्लामिक वाले में भी। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल कैथेड्रल। कैथेड्रल और मोनेस्ट्रीज जो है वर कंस्ट्रक्टेड इन इटालियन आर्किटेक्चर। कैथेड्रल कहते हैं बहुत बड़े चर्च को, मोनेस्ट्री भी बहुत बड़े चर्च को। वेयर एज लार्ज मैग्निफिसेंट मॉस्क को बनाया जाता था इस्लामिक स्टाइल इन आर्किटेक्चर। इसमें कैथेड्रल वगैरह और मोनेस्ट्री वगैरह बनाई जाती थी, इसमें फोकस किया जाता था मॉस्क वगैरह पे। ओके। रेनेसांस का मतलब भी आपको बता चुका हूँ मैं, बेसिकली रीबर्थ कहा जाता है रेनेसांस को। रेनेसांस मैन उसको कहा जाता है जो अलग अलग फील्ड में अच्छा हो, ये भी मैं बता चुका हूँ, स्किल, इनोवेशन, है ना, और हर चीज़ में अच्छा हो, कल्चर वगैरह में, आर्ट में। ओके। नेक्स्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर रीजन ऑफ रेनेसांस। 14 से 17 सेंचुरी के बीच में रेनेसांस आया था, क्यों जी, इसी टाइम पीरियड के बीच में क्यों आया था, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। 14 से 17 सेंचुरी के बीच में रेनेसांस इसलिए आया था, पहली बात तो इसी टाइम पीरियड में ग्रीक और रोमन कल्चर का टेक्स्ट वगैरह मिला था। अब जब लोगों को ग्रीक और रोमन कल्चर के टेक्स्ट वगैरह मिलने लगे, लोग उसके बारे में पढ़ने लगे, जानने लगे, और उसके बाद रेनेसांस वगैरह आया, चेंज वगैरह आया। ह्यूमनिज्म, एमरजेंस ऑफ ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब क्या है, ऐसे सब्जेक्ट आने लग गए, ऐसे टॉपिक्स पढ़ाने लग गए, ऐसी फिलोसफी आने लग गई जहाँ पर ह्यूमन बीइंग को ज़्यादा इम्फेसाइज किया जाता था, ह्यूमन बीइंग की जो थिंकिंग है उसको इम्फेसाइज किया जाता था। क्रिटिकल क्वेश्चन वगैरह जो हैं, क्वेश्चन आंसर वगैरह पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, है ना, हर चीज़ पर क्वेश्चन उठाना जो है वो शुरू हो गया था, और इसी वजह से रेनेसांस आया था। नेक्स्ट है कि आर्टिस्टिक और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत अलग अलग लोग आर्टिस्ट, मतलब बहुत अलग अलग आर्टिस्टिक चीज़ें जो है वो हमारे सामने आ रही थी, और इससे भी कहीं ना कहीं चेंज आया था सोसाइटी के अंदर, रेनेसांस आया था। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसी टाइम पीरियड में ट्रेड वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ था, तो एक जगह से लोग दूसरी जगह जा रहे थे, और जब एक जगह से लोग दूसरी जगह जा रहे थे तो कुछ अपने कल्चर के बारे में, कुछ दूसरे कल्चर के बारे में बता रहे थे। तो जो इंटरेक्शन हो रहा था ना, उसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आया था हमारे यूरोप के अंदर, जिसको हम रेनेसांस कहा जाता है। ठीक है, जो रेनेसांस की एक वजह है। तो ये चार रीज़न है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, एग्जाम में आएगा। इस पीडीएफ के अंदर जो भी क्वेश्चन है ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन अच्छे से करना है। नेक्स्ट है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो हमारे मार्टिन लूथर किंग वाला 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा, याद रखना। ओके। ये मैंने लिटरेसी और राइटिंग वगैरह के भी मैंने बता दिया कि हाउ रेनेसांस अफेक्ट द लिटरेसी राइटिंग, मतलब इस टाइम पीरियड में जो बुक्स वगैरह हैं उनमें क्या चेंज आने लग गया था। पहले तो हमारे फ्रांसिस्को बारबोरा है, एक ह्यूमनिस्ट थे, वेनिस से, वेनिस मतलब हमारे वहाँ पड़ता है, कहाँ पर, इटली के अंदर। wrote about the pamphlet defending the acquisition of the wealth and the as a virtue। ठीक है, मतलब ये बता रहे थे कि वेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। मतलब बेसिकली ये बता रखा है कि मतलब जो बुक्स वगैरह आ रही थी वो किस किस टाइप का लिटरेचर वगैरह छप रहा था, क्वेश्चन यही है, क्या क्या चीज़ें वगैरह पढ़े। जैसे हमारा एक लोरेंजो वल्ला है, इन्होंने क्या, हु बिलीव इन द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री एंड द लीड मैन टू स्ट्राइव अ लाइफ ऑफ परफेक्शन, क्रिटिसाइज द क्रिश्चियनिटी इंजक्शन अगेंस्ट द प्लेजर। तो बेसिकली यही क्रिश्चियनिटी को भी क्रिटिसाइज करना शुरू किया था, तो एक तरह से क्रिश्चियनिटी पर भी सवाल उठना शुरू हुए थे इस टाइम पीरियड में, और वो भी इनकी ही राइटिंग की वजह से। देर वर ऑल्सो कंसर्न एट द टाइम विद द गुड मैनर, गुड मैनर से रिलेटेड, पोलाइट और ड्रेस वगैरह से रिलेटेड, कैसे कपड़े पहनने हैं, कल्चर को कैसे रिस्पेक्ट करना है, कल्चर को कैसे सीखना है, इससे रिलेटेड भी जो है वो लिटरेसी वगैरह आ रही थी, जिससे कहीं ना कहीं सोसाइटी अफेक्ट हो रही थी, अफेक्ट पॉजिटिव वे में, लोगों का मैनर अच्छा हो रहा था, बोलने का तरीका अच्छा हो रहा था। तो ये सारी की सारी चीज़ें, है ना। पहले देखो पैसे पे इतना फोकस नहीं किया जाता था, है ना, तो बेसिकली इस टाइम पीरियड में पैसे पे फोकस किया गया। कैसे, जब हमारे इसने बुक लिखी फ्रांसेस्को ने, ठीक है, और इसी टाइम पीरियड के बीच में क्या हुआ था, ये क्या लिखा है, वी कैन नॉट अपडेट द विंडो बिकॉज यूर, चलो बाद में देखेंगे इसको। और यही कि हिस्ट्री वगैरह पढ़नी चाहिए, और परफेक्शन, अगर आपको लाइफ में परफेक्शन जीतना है तो, है ना। और साथ में ये भी बोला गया क्रिश्चियनिटी के जो अगेंस्ट, मतलब क्रिश्चियनिटी जो है उसमें बहुत सारी दिक्कतें, तो ये सारी की सारी चीज़ों से सोसाइटी में चेंज आ रहा था, जो नई नई बुकें लिखी जा रही थी। क्रूसेड मूवमेंट में आपको बता देता हूँ, क्रूसेड मूवमेंट क्या है। द क्रूसेड मूवमेंट वाज a series of military expedition by the western Christian in response to the centuries of the
मुस्लिम वॉर ऑफ एक्सपेंशन, मतलब मुस्लिम वॉर ने जो मुस्लिम वॉर, ओके, इस्लामिक एम्पायर, मुस्लिम ने बहुत ज़्यादा एरिया टेक ओवर करना शुरू किया था, अलग अलग एरिया पर कब्जा करना शुरू किया था। तो बेसिकली क्रिश्चियनिटी भी ने भी एक क्रूसेड वॉर शुरू कर दी थी, और वो उसने बहुत बड़े बड़े एरिया वगैरह को टेक ओवर करना शुरू किया था। रिलीजियस वॉर कहा जाता है इसको, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है, मेरे को आज तक कभी समझ नहीं आता है रिलीजन को लेके एक लड़ाई लड़ने की क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ने भी बहुत बड़ा एरिया टेक ओवर करने की कोशिश करी, है ना। और सेम गोज़ फॉर हमारे मुस्लिम एम्पायर, उन्होंने भी बहुत बड़े एरिया टेक ओवर करना शुरू किए, ठीक है। और फिर वहाँ दिक्कतें भी क्रिएट, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जाके उन्होंने लोगों के साथ बहुत अच्छा किया, दोनों ने ही लोगों के साथ बहुत बुरा किया था, ठीक है। चलो, बाद में बात करेंगे कभी इसके बारे में। ओके, चल, अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। द 17th सेंचुरी यूरोपियन विटनेस द वर्ल्ड एज ए डिफरेंट, यानी 17th सेंचुरी में बहुत सारे चेंज, वो वही है, पूरे के पूरे चेंजेस वगैरह बता रखे हैं। तो ये वही चेंजेस दे रखे हैं, आप रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। वही है जो मैंने आपको बताया, आर्टिस्ट वगैरह को पेट्रनाइज करना शुरू किया था, प्रिंट रेवोल्यूशन आया था, लोगों ने क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिए थे, ग्रीक और रोमन कल्चर का रिवाइवल हुआ था, ये वही सारी की सारी बातें लिखी हुई है। ओके, चलो जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन रह रहा है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब बताना इन द फील्ड ऑफ साइंस और फिलोसफी। इसमें ना एक लेडी का नाम दे रखा होगा, पहले तो वो अरब का कंट्रीब्यूशन बताना है, एक लेडी का नाम दे रखा होगा यार, अल करके नाम था उनका, जस्ट अ सेकेंड। चलो हम साथ साथ ही देख लेते हैं। मच ऑफ द राइटिंग ऑफ द ग्रीक एंड रोमन है फेमिलियर टू द मॉन्क एंड द क्लर्की मैन एज द मिडल एजेस, बट दे डू नॉट वाइडली नोन। In the 14th century, many scholars began to read the translate of the Greek writer like Pluto or Aristotle. बेसिकली हुआ क्या, लोगों को बेसिकली पता तो था ग्रीक और रोमन कल्चर, रोमन के बारे में, बट उनके ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो हुआ क्या कि अरब को मतलब बेसिकली बाहर के लोगों को कैसे पता चला कि जब अरब ने ना एरिस्टोटल और प्लूटो के जो भी राइटिंग थी उसको जब ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, तब बाकी लोगों को उनके बारे में पता चला। ठीक है, जैसे प्लूटो को उसमें अफलातून कहा जाता था, एरिस्टोटल को क्या कहा जाता, अरिस्तु कहा जाता था अरेबिक में, है ना। तो आपने देखो, अफलातून का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, प्लेटो शायद सुना ना हो, अफलातून ज़रूर वर्ड वर्ड सुना होगा, मतलब बेशक उसका नाम पता हो आपको। बट बेसिकली ये भी उन्होंने ही क्या किया है, अरब ने ही बेसिकली फैलाया था, जो उनकी राइटिंग थी ग्रीक और रोमन कल्चर को फैलाने में अरब का भी बहुत बड़ा रोल माना जाता है, क्योंकि उन्होंने बुक को ट्रांसलेट किया था और फिर अलग अलग एरिया में फैलाया था। और जो पर्शियन स्कॉलर वगैरह थे फर्दर, उन्होंने भी, पर्शियन स्कॉलर ने भी क्या किया, ट्रांसलेट करके यूरोप के अंदर और यूरोप से बाकी एरिया के अंदर फैलाना शुरू किया। अरेबिक के अंदर जो आर्टिकल अल, विच ब्रिंग द अरेबिक कनेक्शन, है ना। तो बेसिकली ये एक बात बता रखी है कि अलग, मतलब वर्ड क्या, वर्ड प्ले के बारे में बता रखा है, वैसे इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बस एक यार, एक लेडी का नाम, हाँ ये राजी, इब्न सीना, इसका नाम याद रखना है यार। मैनेज द विजडम इन द वर इब्न सीना, ठीक है। अमंग द मुस्लिम राइटर हु वर रिगार्डेड एज द मैन ऑफ द विजडम इन द वर्ल्ड वर इब्न सीना, एंड अरब फिलोसफर एंड फिलोसफर थे बुखारा के अंदर। एंड अल राजी, ये पहली बात तो मेल है, फीमेल नहीं है, दिमाग से निकल गया था मेरे। ऑथर ऑफ द मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। उसके बाद अल रुश्द आ गए, लैटिन के अंदर इनको अवेरोस कहा जाता है, अरब जो अरब फिलोसफर थे स्पेन के, उन्होंने भी क्या किया, कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी टेंशन रिजॉल्व करने की सोची, रिलीजियस बिलीफ को लेकर, है ना। जो क्रिश्चियनिटी और उन दोनों में लड़ाई चलती थी, उनको थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करी। तो बेसिकली अरब का भी बहुत बड़ा रोल माना जाता है, पहले उन्होंने ट्रांसलेट करके वो जो बातें थी प्लूटो वगैरह की और जो एरिस्टोटल वगैरह की थी, उनकी बातें पूरे के पूरे अरब नेशन में या मुस्लिम एम्पायर में फैलाई। रिलीजियस जो टेंशन थी उनको भी कम करने के लिए इब्न सीना और सारे के सारे लोगों ने करा चेंजेस। और दूसरी बात है, मेडिसिन में, फिजिशियन में, ये जो सारे के सारे थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं नॉलेज को स्प्रेड करने में हेल्प करी। ओके, आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हो। ठीक है, इसकी पीडीएफ जैसे मैंने बताया नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दूसरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। किसी चैप्टर में अगर कोई दिक्कत है अभी भी, तो मेरे को बता देना, मैं उस चैप्टर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल दूंगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।